हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुल 30 क्वेश्चन को। तो सीटेट और झारखंड टेट को ध्यान में रखते हुए, सीटेट का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इस प्रैक्टिस सेट 3 है तो उसको लेकर के आए हैं। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 हमने पहले अपलोड किया है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर कक्षा के कुछ छात्र उदंड है तो इस स्थिति में आप कैसे पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन को देख लेते हैं कि छात्रों पर बिना ध्यान दिए अपने पाठ को पूरा करते रहेंगे, उन्हें समझाकर मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ़ाएंगे, उन्हें अभिभावकों को बुलाकर यथास्थिति से अवगत कराएंगे, या फिर प्रधानाध्यापक से अनुरोध करेंगे कि उनका नामांकन रद्द कर दें। इसमें प्रधानाध्यापक का कोई मतलब नहीं है। अगर कक्षा के कुछ छात्र उदंड हैं तो उस स्थिति में एक शिक्षक को उन्हें समझा करके मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ़ाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें समझाकर मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक अच्छे शिक्षक हो तो क्या करोगे। कक्षा के सभी छात्रों पर एक समान दृष्टि रखोगे, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की मदद करोगे, या फिर कक्षा के कमजोर छात्रों पर अधिक ध्यान दोगे, या फिर कक्षा के गरीब छात्रों को धन से मदद करोगे। ऐसा नहीं करेंगे। अगर एक आप अच्छे शिक्षक हैं तो कक्षा के सभी छात्रों पर एक समान दृष्टि रखेंगे, एक अच्छे शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि कक्षा के सभी छात्र को एक समान समझे, एक समान दृष्टि से देखे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यदि आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो कक्षा के सभी छात्रों को एक समान दृष्टि से देखें, एक समान दृष्टि रखें। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक हैं तो छात्रों को प्रभावित करने के लिए क्या करेंगे। उनके समक्ष अपने आचरण का आदर्श प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन बी है, छात्रों के समक्ष अपनी अमीरी को प्रदर्शित करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अपने आचरण को सर्वत्र आदर्श एवं नैतिक रखेंगे, या फिर छात्रों को चटपटी कहानियां सुनाकर अपने पक्ष में करेंगे। तो चटपटी कहानी सुनाकर के अपने पक्ष में नहीं करेंगे। एक शिक्षक है, अगर आप एक शिक्षक हैं तो छात्रों को प्रभावित करने के लिए, अगर आप एक शिक्षक हैं तो छात्रों को प्रभावित करने के लिए अपने आचरण को सर्वत्र आदर्श एवं नैतिक रखेंगे। अपने आचरण को हमेशा जो है सदा क्या करेंगे, आदर्श एवं नैतिक रखेंगे। तो यह शिक्षा का कर्तव्य है कि छात्रों को प्रभावित करने के लिए अपने आचरण को हमेशा जो है आदर्श एवं नैतिक रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को वैसे छात्र पर गर्व करना चाहिए जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाए, शिक्षक बनकर अच्छी तरह छात्रों को पढ़ाएं, जो आगे चलकर देश की उन्नति में हाथ बढ़ाएं, जो आपकी हमेशा सहायता करता रहे। तो अध्यापक को वैसे छात्र पर गर्व करना चाहिए जो आगे चलकर देश की उन्नति में हाथ बढ़ाएं। तो इस प्रकार के छात्रों पर जो आगे चलकर देश की उन्नति में हाथ बढ़ाए, उस पर शिक्षक को हमेशा गर्व करते रहना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक पद्धति में प्राकृतिक भाषा ज्ञान क्या है। तो शिक्षक पद्धति में प्राकृतिक भाषा ज्ञान, ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि क्या है। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन बी में है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन सी है सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। ऑप्शन डी है लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक पद्धति में प्राकृतिक भाषा का ज्ञान कैसे होना चाहिए। तो शिक्षक पद्धति में प्राकृतिक भाषा का जो ज्ञान है, पहले सुनना चाहिए, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनना, बोलना। कोई भी बच्चा पहले सुनता है, उसके बाद कुछ बोलता है, तब पढ़ता है, उसके बाद लिखता है। तो सुनना हो जाएगा, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को छात्रों को परीक्षा की तैयारी कैसे करानी चाहिए। ऑप्शन ए को देखते हैं, छात्रों को परीक्षा के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए। ऑप्शन बी, वैसे प्रश्नों को हल करवाना चाहिए जो परीक्षा उपयोगी है। ऑप्शन सी, छात्रों को परीक्षा का महत्व बताना चाहिए तथा बच्चों को अभ्यास कराते रहना चाहिए। ऑप्शन डी, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को इनाम देने की घोषणा करना चाहिए। तो शिक्षा को छात्रों को परीक्षा की तैयारी
कराना चाहिए, छात्रों को परीक्षा का महत्व बताना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप छात्रों को परीक्षा का महत्व बताएंगे तथा बच्चों को अभ्यास कराएंगे तो छात्रों को परीक्षा की तैयारी आसानी से हो जाएगी, तैयारी पूरी तरह से हो जाएगी और परीक्षा के लिए बच्चे तैयार हो जाएंगे। अभ्यास का नियम, अभ्यास अगर बार बार बच्चे अभ्यास करेंगे तो परीक्षा में उनको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शिक्षक को छात्रों को परीक्षा की तैयारी, छात्रों को परीक्षा का महत्व बताना चाहिए और छात्रों को अभ्यास कराना चाहिए, बच्चों को अभ्यास कराना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों को परीक्षा का महत्व बताना चाहिए तथा बच्चों को अभ्यास कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए? ऑप्शन को देख लेते हैं। सभी छात्रों को एक औसत नंबर देना चाहिए, उत्तर पुस्तिका की जांच सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन एक अच्छे छात्र से करवाना चाहिए, कमजोर छात्रों को अच्छे नंबर देने चाहिए जिससे कि वह ज़्यादा पढ़े। ऐसा नहीं करेंगे, कमजोर छात्र को अच्छे नंबर देने से वो ज़्यादा नहीं पढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक को उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन, उत्तर पुस्तिका की जांच सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पुस्तिका की जांच सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। एक शिक्षक को उत्तर पुस्तिका की जांच सावधानी पूर्वक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है? किस प्रकार की रुचि कहलाती है? जो मूल प्रवृत्ति से संबंध रखता हो, जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि या फिर शैक्षिक रुचि या फिर ये सभी हो जाएगा। तो व्यक्ति को मूल प्रवृत्ति से जो संबंधित रुचि होता है वो हो जाएगा जन्मजात रुचि। जन्मजात रुचि जो होता है मूल प्रवृत्ति से इसका संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्मजात रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जाति भेद है या फिर आनुवंशिकता है या वातावरण है या फिर आनुवंशिकता तथा वातावरण है? तो बालक के सामाजिक विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है बालक का सामाजिक विकास में, वो है वातावरण। वातावरण सबसे महत्वपूर्ण कारक है बालक का सामाजिक विकास में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह बालक किस प्रकार का होगा? प्रतिभाशाली बालक होगा, पिछड़ा बालक होगा, मंद बुद्धि बालक होगा या असंतुलित बालक होगा? तो अगर बालक का बुद्धि लब्धि 150 है यानी 120 से ऊपर होता है बालक का बुद्धि लब्धि, वो तो वह बालक प्रतिभाशाली बालक होगा। पिछड़ा बालक, मंद बुद्धि बालक नहीं होगा, वह प्रतिभाशाली बालक होगा। 120, 130, 140 से अगर ऊपर होता है तो प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। क्या है प्रमुख विशेषता नहीं है? कौन सी जो है बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है या प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति? बाल्यावस्था एक ऐसा स्टेज होता है कि बच्चों को जानने की प्रवृत्ति रहता है, जिज्ञासा होता है, किसी चीज़ को जानने का, बहुत तेजी से कोई भी चीज़ को जानने का जिज्ञासा रहता है। तो बाल्यावस्था की प्रवृत्ति है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं है, तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, अनुकरण की प्रवृत्ति। तो बाल्यावस्था की जो प्रमुख विशेषता है वो अनुकरण करने की भी प्रवृत्ति इसमें बाल्यावस्था में होता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व ये भी नहीं होगा क्योंकि अंतर्मुखी व्यक्तित्व बाल्यावस्था का स्टेज नहीं है। बाल्यावस्था में जो बालक रहता है वो अंतर्मुखी रह ही नहीं सकता, वह कुछ भी बातों को ओपन कर देता है, बाहर कर देता है, सभी के सामने बोल देता है जो भी बातें रहता है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए इसका राइट आंसर सी। यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो नहीं है पूछ रहा है, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होगा क्योंकि बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? शिशु अवस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था? तो देखा गया है कि किशोरावस्था परिवर्तन होता है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, ऑप्शन डी, किशोरावस्था, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास,
बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त कर लेता है? तो शैशवावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में लगभग जो है बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास लगभग पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तो ये किशोरावस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरित्र को निश्चित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन सा होगा? शारीरिक कारक होगा, मानसिक होगा, सामाजिक होगा या मनोरंजन संबंधी कारक होगा? तो चरित्र को प्रभावित करने वाला कारक हो जाएगा मनोरंजन संबंधी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, तो कौन सा आयु में? 14 वर्ष है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी 11 वर्ष, 9 वर्ष और 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। जो जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। तो 14 वर्ष में लगभग पूर्णतः मानसिक योग्यता का विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? जो समान बुद्धि का बालक होते हैं किस अवस्था में बोलने के लिए सीख जाते हैं? 11 माह, 16 माह, 34 माह या फिर 51 माह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 11 माह में कोई भी सामान्य बालक बोलने के लिए सीख लेता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिमुखी व्यक्ति होता है, आत्मकेंद्रित होता है, दूसरों के समक्ष कम बोलता है, उनकी सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि होती है, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो बहिमुखी का जो बालक होगा उसको उसकी सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि होती है, विशेष रुचि होगी। बहिमुखी व्यक्तित्व वाला जो बालक होगा उसको सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि होगी, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है? वंशानुक्रम है, वातावरण है, वंशानुक्रम, वातावरण या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व को जो प्रभावित करने वाले कारक है वो है वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण सबसे ज्यादा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रखते हैं क्या चीज में? सामाजिक कार्यों में, भौतिक कार्यों में, अन्य व्यक्तियों में या समय अपने में। तो अंतर्मुखी वाला व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होंगे वे समय में ज़्यादा रुचि रखेंगे, क्योंकि अंतर्मुखी हैं, अपने बातों को दूसरे के सामने नहीं प्रकट करते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले बालक, तो समय में रुचि रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविधा की दृष्टि से आगे चलकर मनोवैज्ञानिक ने इस शील गुणों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो सुविधा की दृष्टि से आगे चल करके मनोवैज्ञानिक ने शील गुणों को इसको 4 भागों में विभाजित किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित व्यक्तित्व की विशेषताएं नहीं है पूछ रहा है, विशेषताएं हैं नहीं पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। गतिशीलता हो गया, संतोष, उच्च आकांक्षा एवं उद्देश्य पूर्णता, असामाजिकता या समायोजन शक्ति। तो संगठित व्यक्तित्व की विशेषताएं नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असामाजिकता। असामाजिकता जो है इसका संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, असामाजिकता। बाकी सब है, गतिशीलता भी है, संतोष, उच्च आकांक्षा एवं उद्देश्य पूर्णता, समायोजन शक्ति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की पुरानी विधि क्या है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण है या बुद्धि परीक्षण, ज्योतिष द्वारा या परीक्षा द्वारा? तो व्यक्तित्व मापन की जो पुराना विधि है, व्यक्तित्व मापन की जो पुरानी विधि है वो है ज्योतिष द्वारा। ज्योतिष द्वारा व्यक्तित्व की मापन किया जाता था पुराने तरीके से, तो ये विधि है व्यक्तित्व मापन की पुरानी विधि है ज्योतिष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित व्यक्तित्व कहते हैं किसको? जिसमें निम्नलिखित पक्षों का विकास हो। कौन सा पक्ष? सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष या फिर ये सभी? तो संगठित व्यक्तित्व किसको कहेंगे? जिसमें सामाजिक पक्ष भी हो, मानसिक पक्ष भी हो, संवेगात्मक पक्ष भी हो, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है। कौन सी विधि है? अवलोकन विधि है, निर्धारण मान है या फिर व्यक्ति इतिहास विधि है या साक्षात्कार विधि है? तो व्यक्ति मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं जो प्राप्त करने की विधि है वो है व्यक्ति इतिहास विधि।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति के इतिहास के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिमुखी बालक की विशेषता नहीं है। बहिमुखी बालक की कौन सी विशेषता नहीं है? चिंताग्रस्त, कार्य करने की दृढ़ इच्छा, आक्रामक, शांत एवं आशावादी। तो बहिमुखी बालक का जो विशेषता है वो आक्रामक नहीं होगा। बहिमुखी का बालक आक्रामक नहीं होगा, तो यह विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन प्रणाली में शिक्षा का स्थान है, कौन सा स्थान? नियंत्रक का, पथ प्रदर्शक का, निर्देशक का, दार्शनिक का। तो किंडरगार्टन प्रणाली में शिक्षा का स्थान पथ प्रदर्शक का होता है। पथ प्रदर्शक का शिक्षा का स्थान होता है किंडरगार्टन प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा में कौन सी प्रणाली सर्वोत्तम सिद्ध होगी? शिक्षक केंद्रित होगी या बाल केंद्रित होगी या फिर ऑप्शन ए बी दोनों होगा? तो आधुनिक शिक्षा में ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित भी होगा और बाल केंद्रित भी होगा। तो आधुनिक शिक्षा में जो शिक्षा की प्रणाली होगी वो ए और बी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों, शिक्षक केंद्रित भी और बाल केंद्रित भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में उत्तम शिक्षण प्रणाली होगी, क्या होगा? बाल केंद्रित, स्व केंद्रित, आत्म केंद्रित या पर्यावरण। तो प्राथमिक कक्षा में जो उत्तम, सबसे उत्तम शिक्षण प्रणाली होगा बाल केंद्रित होगा। प्राथमिक कक्षा में बाल को केंद्र में रख करके उसको शिक्षा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए प्राथमिक कक्षाओं में उत्तम शिक्षण प्रणाली, सबसे उत्तम जो शिक्षण प्रणाली है वो है बाल केंद्रित, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित विधि में ध्यान दिया जाता है, किस प्रकार का ध्यान दिया जाता है? बालकों के रूप रंग पर या बालकों के मनोविज्ञान पर, बालकों के पोशाक पर या बालकों के प्रगति पत्र पर? किस पर ध्यान दिया जाता है बाल केंद्रित विधि में? तो बाल केंद्रित विधि में बालकों के रूप रंग से कोई मतलब नहीं है, बालकों की पोशाक से कोई मतलब नहीं है, बालकों के प्रगति पत्र पर से भी कोई मतलब नहीं है। बाल केंद्रित विधि में सबसे ज़्यादा ध्यान, बाल केंद्रित विधि में बालकों के मनोविज्ञान पर ध्यान दिया जाता है। बाल केंद्रित विधि में बालकों के मनोविज्ञान पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा केंद्रित शिक्षण प्रणाली में कक्षा का वातावरण प्रायः होगा, किस प्रकार का होगा? सरल होगा, कठोर होगा, भ्रामक होगा या फिर आक्रामक होगा? तो शिक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली में कक्षा का वातावरण सरल होगा। कक्षा का वातावरण कैसा होगा? सरल होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरल। तो ये थे आज के हमारे चाइल्ड साइकोलॉजी से कुल 30 प्रश्न। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।